हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं PSLA का यूनिट नंबर 3 दैट इज़ अप्लाइड स्टैट्स। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कर्व फिटिंग। सो कर्व फिटिंग हम देखेंगे फॉर अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है हमेशा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे y और x जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं और a प्लस और b जो है इनकी कुछ वैल्यूज़ होती है जो अभी हमें नहीं पता ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने एक जनरल सॉल्यूशन देखा है। जनरली हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी कुछ नॉर्मल इक्वेशंस निकालेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस निकालने के लिए हम इसे सिग्मा कर देते हैं। सिग्मा मतलब समीशन होता है, समीशन ऑफ द वैल्यूज़। जैसे कि सिग्मा y है, दैट इज समीशन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ y। तो जो भी y की वैल्यूज़ आपको दे रखी होंगी उन सब का समीशन करना। तो नॉर्मल इक्वेशन निकालने का ये एक तरीका होता है कि ये जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन होती है उसमें हम सिग्मा डाल दें, समीशन कर दें वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे हमने सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स। एक्स था तो एक्स का समीशन, y था तो y का समीशन, और a के आगे कुछ नहीं था, दैट इज n। n ऐड करा हमने। तो n क्या है यहाँ पर? n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? x और y की इक्वल ही टर्म्स होगी इनकी जब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसमें हमने n को ऐड किया जो कि है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो हम दो नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, जो भी हमारा जैसे b है, यहाँ पे तो n है, यहाँ पे b है, तो b का जो b किसका कोफिशिएंट है? x का। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता b, एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता b, मगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b। तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए जो भी b का कोफिशिएंट, b जिसका भी कोफिशिएंट होगा वो हम आगे ऐड कर देंगे y के साथ। जैसे अगली नॉर्मल इक्वेशन हमारी बनेगी सिग्मा एक्स वाई, और यहाँ पे भी हम सिग्मा एक्स से करेंगे a सिग्मा एक्स, और यहाँ पे भी हम सिग्मा एक्स से करेंगे तो b सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने हर जगह सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे ऐड कर दिया और जहाँ पे था वहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन होगी जहाँ हमने नॉर्मली सिग्मा किया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी जहाँ में हमने हर टर्म से सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई किया? क्योंकि b जो है सिग्मा एक्स का एक कोफिशिएंट था, तो जो भी b के साथ होगा हम उसी को करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है कि n इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स x अकर्ड इन द गिवन डेटा। फ्रॉम द नॉर्मल इक्वेशंस वील फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड देन वील पुट इनटू द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हम सबसे पहले a और b की वैल्यूज निकालेंगे इन दो नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से। जो भी हमें वैल्यूज इस इक्वेशन में दे रखी होंगी उनसे हम a और b निकालेंगे, और a और b निकालने के बाद हम इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ये आप क्वेश्चन से समझाती हूँ मैं आपको। चलिए, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, फिट अ स्ट्रेट लाइन, और ये हमें जो है हमारी वैल्यूज दे रखी है। जब x 0 है तो y 1 है, जब x 1 है तो y 1.8 है, x 2 है तो 3.3 है, 3 है तो 4.5 है, ऐसे कर करके वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमें क्वेश्चन में टेबल दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है फिट अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी, हमें पता लगा क्वेश्चन सही, तो हम स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। फिर हम इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिख देंगे। ये तो मैंने आपको ऊपर बता दी कि नॉर्मल इक्वेशन निकालनी कैसे है, बट यहाँ पे कोई भी और कर्व की इक्वेशन दे रखी तो भी आप नॉर्मल इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पे भी हमने ये किया, सिग्मा कर दिया हर जगह, नहीं था कुछ भी तो n डाल दिया और b सिग्मा एक्स कर दिया। फिर b सिग्मा एक्स का कोफिशिएंट था तो सिग्मा एक्स से ही हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी दो जो है नॉर्मल इक्वेशंस तैयार हो गई। नॉर्मल इक्वेशंस तैयार होने के बाद हमने देख लिया कि हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा y चाहिए, सिग्मा x चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए और सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जो भी हमें चीज़ें चाहिए उसकी भी हमने एक टेबल तैयार कर ली, ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े, ईजिली हमें एक ही फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले x की वैल्यूज़ लिखी, फिर y की वैल्यू लिखी, फिर हमें एक्स वाई चाहिए तो हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ लिखी, x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करके जो भी आया, और फिर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमने एक्स का स्क्वायर करके वैल्यूज़ लिखी।
एक्स का स्क्वायर करके यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी है। फिर हमने सबका यहाँ पे समीशन करा है नीचे, और जहाँ जहाँ पे भी जो जो वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी। जैसे सिग्मा वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन में। एन यहाँ पे 5 था, कैसे 1 2 3 4 5 तरीके की वैल्यूज़ देखिए, एक्स 5 बार अक्कर हुआ है तो हमारे पास एन यहाँ पे 5 था। 16.9 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10b। 10 क्या है यहाँ पे, सिग्मा एक्स, ये रहा। अगली नॉर्मल इक्वेशन में सिग्मा एक्स वाई 47.1 इज इक्वल्स टू 10a दैट इज a सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 30b। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो है सॉल्व करा। सॉल्व करने पे हमें a और b की जो है वैल्यूज़ मिल गई। अब जब हमें a और b की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तब हम जो भी स्ट्रेट लाइन थी, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी ये वाली, हम इसमें a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देंगे। जैसे y इज इक्वल्स टू 0.72a, ये a है, प्लस 1.33x, ये हमारा b था। तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी और ये हमारा आंसर होगा। वेरी इजी। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, और बहुत इजी है एंड मार्क्स स्क्वेयरिंग क्वेश्चंस है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए तो देख लिया, अब अगर पैराबोलिक कर्व हो तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। फॉर अ पैराबोलिक कर्व y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये अब इक्वेशंस तो छोटी मोटी आपको याद करनी ही पड़ेंगी। पैराबोला की कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनेगी, आप एक खुद से पहले ट्राई करो, सॉल्यूशन देखने से पहले स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके ट्राई करो, वरना मैं तो समझा ही रही हूँ आपको। सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो वापस एन से करा, और एक्स स्क्वायर था यहाँ पे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कर दिया। अब b का कोफिशिएंट, b किसका कोफिशिएंट है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का, तो अब हम सिग्मा एक्स स्क्वायर को ही हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b सिग्मा एक्स की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर था। इसे भी क्वेश्चन से देखते हैं एक बारी। फिट अ कर्व y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है वैल्यूज़। तो नॉर्मल इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पर नोट कर दी, और पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब हमने देख लिया है कि हमें नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, सिग्मा y चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर y चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, और एक्स की पावर 4 चाहिए। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिखी हैं, और उसके बाद मैंने उन सब का समीशन लिखा है नीचे। आपको भी ऐसे ही पेपर में टेबल बनाकर आनी है। अब x की सारी वैल्यूज़ लिखी, -1 0 1 2 यहाँ पर, फिर उनका समीशन, फिर y की, फिर y का समीशन, फिर एक्स स्क्वायर की, एक्स का स्क्वायर का समीशन, फिर इसकी, और फिर x की पावर 4 की। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 एंड 2। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 4 है। कैसे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार जो है x अक्कर हुआ है, तो n की वैल्यू 4। तो अब हम नॉर्मल इक्वेशंस, जो हमारी 1 और 2 नॉर्मल इक्वेशंस थी, इसमें हमने यहाँ पर जो भी समीशंस निकाले उनकी वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुटअप करनी है, सेकंड की हमने यहाँ पुटअप करनी है। अब सॉल्व करने के बाद हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और a और b की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू निकली 4.166, और b की वैल्यू निकली है -1.111। ये आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि मैंने तो सॉल्व करके ही लिखी हैं वैल्यूज़। तो ये लोग आप खुद से एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ताकि आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और a और b की जो है हमने सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल दी हैं। Therefore रिक्वायर्ड कर्व इज, अब a और b की वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने उसे कर्व की इक्वेशन में डाल दिया, जो कि मेरी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर थी। 4.166 -1.111 एक्स स्क्वायर, ये हमारी रिक्वायर्ड कर्व की इक्वेशन, और ये हमारा आंसर है फाइनली। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब सम अदर कर्व्स में बी सीन टू, और भी कर्व्स हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, यही बेसिकली मतलब जो नॉर्मली आते हैं क्वेश्चन, वैसे तो यही एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, यही आते हैं। बट हो सकता है कि कुछ और भी आए, तो आप
इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको इनकी नॉर्मल इक्वेशंस बनानी इजीली आ जाए, कि कोई और कर्व भी आए तो आप उसकी नॉर्मल इक्वेशंस बहुत इजीली बना लोगे। जैसे कि फर्स्ट है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b। तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? सिग्मा, पहले तो हम हर टर्म को सिग्मा कर देंगे। सिग्मा y इक्वल्स टू a सिग्मा x स्क्वायर प्लस एन बी। अब यहाँ पे b की टर्म में कुछ नहीं था तो हमने n b में डाल दिया। पहले हम a में डालते थे बट a में ऑलरेडी सिग्मा x स्क्वायर है। अब हमारा a का कोफिशिएंट क्या है? सिग्मा x स्क्वायर है, तो सिग्मा x स्क्वायर को ही हम हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिग्मा x स्क्वायर y, a सिग्मा x की पावर 4 प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। सेम चीज़ है, पहले हमारे पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर था, अब a एक्स स्क्वायर प्लस b है, तो बात एक ही है। तो नॉर्मल इक्वेशंस आप थोड़े से टर्म्स इधर उधर करके बना लेना इजीली। फिर है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी यही है। अब जैसे देखो, अब ऑलरेडी हमारे पास a का भी जो है कोफिशिएंट है x और b का भी है एक्स स्क्वायर, तो अब हम n की वैल्यू यहाँ पे आएगी ही नहीं, हम n यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर। कैसे? जैसे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे सिग्मा जो हर टर्म के आगे डालेंगे वो हम पहले कोफिशिएंट के साथ फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, दूसरे कोफिशिएंट के साथ दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, a का कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, तो इसलिए हम सिंपली सिग्मा डालते थे। बट यहाँ पे a का भी है b का भी है, तो हम पहले वाले में a का, दूसरे वाले में b का, तो यहाँ पे सिग्मा x से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं हर टर्म पे, और फिर क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगला, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म पे। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब। अब इसी को ही हम सिग्मा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपने ध्यान दी होगी। सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स क्यूब प्लस बी सिग्मा एक्स पावर 4। ओके, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस होगी। क्या ही करना है उसके बाद, तो जो भी वैल्यूज होंगी उन सबका समीशन वगैरह करके ए और बी की वैल्यू निकाल के हमें कर्व की इक्वेशन में पुटअप कर देने, तो हमें रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें नॉर्मल इक्वेशंस निकालनी आनी चाहिए, आगे का तो सॉल्व हो जाता है। अब ये अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। ऐसा कोई कर्व आ जाए एक्सपोनेंशियल वाला, y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b है ये, तो आपने कैसे निकालना है? जहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल आ जाए वहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, क्योंकि लॉग जो है वो एक्सपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे हम इजीली उसको एक नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? मैं दोनों साइड लॉग लेना है इक्वल के, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स टू द पावर b। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है, लॉग ऑफ ए एक्स टू द पावर b इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग एक्स टू द पावर b। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा के इसको खोल दिया। फिर log y इज इक्वल्स टू log a प्लस b log x, तो जो भी जैसे log की पावर में होता है, log जैसे log के बाद x की पावर में b है, तो वो जो पावर है वो आगे आ जाती है। ये भी एक log की प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी से हमने ये थर्ड स्टेप कर दिया। उसके बाद अब हमें एक नॉर्मल इक्वेशन चाहिए, तो हम ऐसे निकाल लेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। कैसे? हमने y यहाँ पे कैपिटल y कैपिटल a और कैपिटल x लिया है, जहाँ पे हमारी कैपिटल y की वैल्यू है log y को हमने कैपिटल y ले लिया, log a को a ले लिया और log x को x ले लिया, और b को b ही रहने दिया क्योंकि b में कोई चेंज नहीं था। अब हम इससे सॉल्व करेंगे इसकी ही नॉर्मल इक्वेशन, अब इसको ही हम कर्व मानेंगे। तो यहीं पे हमने नॉर्मल इक्वेशन निकाली, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हमने जो दो इक्वेशन निकाली है इसी कर्व के अकॉर्डिंग निकाली है नॉर्मल इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, इन्हीं नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ y, a एंड x बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ द कैपिटल y, a एंड x रिस्पेक्टिवली, एंड देन गो फॉरवर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व। तो उसके बाद क्या करना है, हम जैसे यहाँ ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को एज यूजुअली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें a कैपिटल a और स्मॉल b की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे हम, स्मॉल b की वैल्यू तो स्मॉल b की ही रहेगी, लेकिन कैपिटल a का हमें एंटी लॉग लेके स्मॉल a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हम स्मॉल a की वैल्यू निकालेंगे तो हम स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू पुट कर पाएंगे अपने ओरिजिनल कर्व में, जो कि था यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम रिक्वायर्ड कर्व की जो है इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो भी हमने यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूट्स लिए थे उन सबको वापस वैल्यूज़ उनकी निकालनी है,
और उसके बाद उसे पहले वाले कर्व में पुट करके हमें रिक्वायर्ड कर्व मिलेगा। ठीक है, अब एक और बार हम एक्सपोनेंशियल कर्व को देख लेते हैं और उसके बाद उसका एक क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब फिर से वही है, y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर बी एक्स, फिर से एक्सपोनेंट आ गया तो हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये चीज़ आपको हमेशा ख्याल रखनी है। अब मैंने लॉग लिया अब दोनों साइड, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए ई टू द पावर बी एक्स, फिर लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ए अलग कर दिया और लॉग ई टू द पावर बी एक्स अलग कर दिया। पावर बी एक्स जो है अब आगे आ जाएगी लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी से, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस बी एक्स टाइम्स ऑफ लॉग ई। ठीक है, हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे अगेन, कैपिटल Y विल रिप्रेजेंट लॉग y, कैपिटल A विल रिप्रेजेंट लॉग A, एंड देन B log E will represent capital B and X will remain the same। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन अब कैसे होगी, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। नॉर्मली हमने अब इस कर्व की, जैसे हम पहले नॉर्मल इक्वेशन निकालते आ रहे हैं, वैसे हमने इस कर्व की नॉर्मल इक्वेशन निकाल ली। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, फिट कर्व y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर ई टू द पावर बी एक्स टू दिस गिवन वैल्यूज। अब हमें सारी वैल्यूज x और y की दे रखी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जैसे हमने पहले किया था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वाली चीज़ जो भी करी है हमने ऊपर, तो हमने ये फाइनल कर्व की इक्वेशन निकाली ना, जिससे हमें आगे डील करना है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ऊपर वाली दो इक्वेशंस, क्योंकि सेम ही मैंने यहाँ पे कर्व लिया तो मैंने यहाँ पे शो नहीं करा आपको ऊपर निकालते हुए, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको निकालते हुए ये सारे जो स्टेप्स हैं ये वाले, ये परफॉर्म करके दिखाने पड़ेंगे, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको पता है और आपने क्या कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये और ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। तो अभी मैंने यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी दो नॉर्मल इक्वेशंस ये और ये हैं, तो उसके लिए मुझे एक्स वाई और कैपिटल वाई को मैंने यहाँ पे साथ के साथ लिख दिया ताकि मैं ही ना भूल जाऊँ, तो आप भी साथ के साथ मेंशन कर देना। यहाँ पे कैपिटल वाई को मैंने लॉग वाई लिया था और फिर मैंने स्मॉल एक्स से कैपिटल वाई को मल्टीप्लाई किया और स्मॉल एक्स का स्क्वायर करा। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ लिखने के बाद मैंने सबका समीशन निकाल दिया एक एक करके। उसके बाद मैंने इन सब समीशंस को जो है दोनों नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर दिया। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पर x अकर हुआ है, तो n की वैल्यू हमारी 6 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो भी सारे समीशंस थे उनकी वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर दिया। ऑन सॉल्विंग मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, कैपिटल A और कैपिटल B की। अब कैपिटल A को मुझे स्मॉल a में कन्वर्ट करना है, तो कैपिटल A इज इक्वल्स टू लॉग a, सो माइनस 0.2535 इज इक्वल्स टू लॉग a, सो a विल बी एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.2535। तो मैंने इसका यहाँ पे एंटी लॉग निकाला और मेरे पास ये आंसर मिला है a का, स्मॉल a का। फिर b की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी ऊपर, देखो b की वैल्यू थी स्मॉल b लॉग e, अब मैंने निकाली स्मॉल b लॉग e, तो स्मॉल b की वैल्यू क्या आई, कैपिटल B अपॉन लॉग e, दैट इज कैपिटल B की वैल्यू ये थी अपॉन लॉग e की वैल्यू कैलकुलेटर से स्मॉल b की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकला है, स्मॉल a की वैल्यू आ गई, स्मॉल b की वैल्यू आ गई। तो जो भी रिक्वायर्ड कर्व है उसमें मैंने अब ये दोनों चीज़ें डाल दी, y इज इक्वल्स टू a टाइम्स, ये हमारा a है, e टू द पावर bx, ये हमारा a था, a e टू द पावर bx, ये हमारी इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड वो निकल गई। ये भी इजी था, बस यहाँ पे तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपने लॉग्स दोनों साइड पुट करके ये वाली इक्वेशन निकालें और उसके बाद ये मत भूलना बाद में वापस कन्वर्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल A को स्मॉल a में कन्वर्ट करा और कैपिटल B को स्मॉल b में कन्वर्ट करा, तो उसके बाद मैंने ओरिजिनल कर्व में डाला। ये भी ईजी है, ये भी ईजिली हो जाता है। अब एक केस आता है चेंज ऑफ ओरिजिन का। इफ नंबर इन द गिवन डेटा आर लार्ज देन वी चेंज द ओरिजिन एंड स्केल बाय दिस एंड दिस। कैसे, अब जैसे कोई भी मेरा डेटा आया है x और y का, जो मेरे पास ये वाली क्वेश्चन में टेबल आती है ये वाली, अगर कोई भी डेटा टू लार्ज टू हैंडल है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी इतनी बड़ी कैलकुलेशंस, तो मैं उस डेटा को जो है स्केल कर देती हूँ बाय ओरिजिन। कैसे स्केलिंग होती है, अब मैं यहाँ पे दो तरीके x और y को रिप्लेस कर देती हूँ u और v से।
तो u की वैल्यू मैं निकालती हूँ एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच और y की v की y माइनस वाई नॉट से। यहाँ पे एक्स नॉट एज्यूम्ड मीन है और h जो है वो हाइट ऑफ द क्लासेस है। जैसे यहाँ पर हाइट ऑफ द क्लास क्या थी 1 2 3 4 5 6, तो 1 का डिफरेंस तो हाइट ऑफ द क्लास मेरी यहाँ पे 1 थी, तो h मेरा 1 था। ठीक है। इफ़ अब यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस भी होती है चेंज ऑफ ओरिजिन करने में। इफ़ एक्स आर इक्वी डिस्टेंट एंड ऑड, यानी कि x जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो इक्वी डिस्टेंट है, और ऑड इन नंबर है, यानी कि n जो है जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो n इज ऑड, तो हम ये वाला केस यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये इस तरीके से। ठीक है। तो अगर ऑड होंगे तो हम क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई एच। ए यहाँ पे हमारा अज्यूम्ड मीन है जो भी मिडिल वैल्यू होगी, और h हमारा हाइट है, डिफरेंस बिटवीन द x वैल्यूज। और अगर x इवन है तो यहाँ पे आएगा x माइनस बी अपॉन एच बाई टू। यहाँ पे b क्या है, मीन ऑफ द मिडिल वैल्यूज। बहुत ईजी है। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये जो है ये मिडिल वैल्यू है, क्योंकि ऑड थे तो हमें मिडिल वैल्यू मिल गई। अब सोचो कि ये ना हो तो यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से आप मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे। तो यहाँ इस केस में हमारे पास n इक्वल्स टू इवन है, तो इस केस में हम इन दोनों मिडिल वैल्यूज़ का जो है वो मीन निकाल देंगे, जिससे हमारा b, उसको हम b बोलेंगे, और उसे हम यहाँ पे a की जगह पुट करेंगे और नीचे हाइट बाय 2 हो जाएगा। तो जब x इवन होंगे तो हमें ये करना है, और जब x ऑड होंगे तो हमें ये करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है। जैसे x की वैल्यूज़ अभी हमें यहाँ पर दे रखी हैं पूरा डब्बा, अब इनसे फिट अ स्ट्रेट लाइन करना है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है, a1 2 3 4 5, x इज ऑड इन नंबर, तो ऑड है तो अज्यूम्ड मीन हम किसे लेंगे, 2 यहाँ से छोड़े 2 यहाँ से छोड़े, मिडिल वैल्यू 2 देखी, अज्यूम्ड मीन हमारा a इज इक्वल्स टू 2 आया यहाँ पे मिडिल वैल्यू, और हाइट भी हमने देखी है यहाँ पे हाइट जो है वो 1 है। तो u क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए बाई एच, दैट इज एक्स माइनस 2 बाई 1, दैट इज u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब हम u लेंगे एक्स माइनस 2 और x को हम वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। जैसे लाइन की इक्वेशन हमारी y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स थी, तो अब हमारी लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू ए प्लस बी यू हो जाएगी। हमने u को जो है वो x से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हमने फिर से टेबल बनाई x y, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि u इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है, फिर u का स्क्वायर, फिर u का y। ठीक है। और उनके बाद उनके समीशंस निकाले। आपको ये चीज़ भी रीज़न भी पता होना चाहिए कि हम u से इसको चेंज ऑफ ओरिजिन करते ही क्यों हैं, u से उसको रिप्लेस x को करते ही क्यों हैं, क्योंकि u जो है हम यहाँ पे जो भी निकालते हैं, इन जो फॉर्मूलाज से हम u की वैल्यू निकालते हैं वो ज़्यादातर हमारी स्मॉल वैल्यूज आती हैं, जिसकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। जैसे u सिग्मा u 0 हो गया, u स्क्वायर यहाँ पे है, अगर मैं u क्यूब का सिग्मा करूँगी तो वो फिर से 0 आएगा। तो ये जीरोस जब बीच में आ जाते हैं तो इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन को लेके हमारे नॉर्मल इक्वेशंस बनाने वाले हैं। सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा यू। अब सिग्मा यू ही इसका कोफिशिएंट है तो सिग्मा यू से ही मल्टीप्लाई करूंगी मैं अब अगले वाले को, हर टर्म को। सिग्मा यू वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा यू प्लस बी सिग्मा यू स्क्वायर। ठीक है। तो अब नॉर्मल इक्वेशंस भी मैंने इसकी दोनों की निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, जो भी मैंने यहाँ पे समीशंस निकाले थे उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट करा है। ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को सिग्मा वाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एन यहाँ पे 5 है और सिग्मा यू यहाँ पे 0 है, तो बी तो पूरा कट ही गया। यहाँ से डायरेक्टली मैंने ए की वैल्यू निकाली, बहुत ईजिली देखो मेरी वैल्यू निकल गई, ए इज इक्वल्स टू 3.38। और फिर से मैंने दूसरी इक्वेशन के साथ भी ये किया, सिग्मा यू वाई प्लस ए सिग्मा यू प्लस बी सिग्मा यू स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा यू 0 था तो ए ही पूरा कट गया, यहाँ से बी की वैल्यू निकल आई। ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ से बी की वैल्यू निकल आई 1.33, ये ए इज इक्वल्स टू 3.38। सो अब ए और बी की दोनों की वैल्यूज जो निकल गई हैं मेरी, तो उसके बाद मैं इसे ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यू में कर्व की जो भी इक्वेशन थी। तो मैंने ये ए और बी की वैल्यूज़ जो है पुट कर दी हैं। उसके बाद मैं यू को भी रिप्लेस करूँगी वापस एक्स के साथ। मैंने यू निकाला था एक्स माइनस 2 के फंक्शन से, तो मैं एक्स माइनस 2 कर दूंगी। फिर इसको खोल के 3.38 इसको मैं खोल दूंगी, 3.38 प्लस 1.33 एक्स माइनस 1.33 इंटू 2, मैंने ऐसे करके इसको खोल दिया और फिर मैं इसको सॉल्व करके ये मेरी फाइनल इक्वेशन है। याद रखना यू में नहीं छोड़ना, हमें छोड़ना एक्स में ही है।
तो ये मेरा फाइनल आंसर जो है आ चुका है। ठीक है, ये भी सही था, ये भी इजी था, ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, इसमें हमने जो चेंज ऑफ ओरिजिन किया है वो हमने पैराबोलिक कर्व के लिए किया, ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन के लिए किया था। तो ये रहा हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज 1.0, 1.5, 2, 2.53, 3.54 और वाई की रिस्पेक्टिव वैल्यूज। यहाँ पे हमने फिट अ पैराबोलिक कर्व करना है। एन यहाँ पे 7 है, वो कह रहा है ऑड है। ठीक है, यहाँ पे ऑड है तो हम इजीली मिडिल वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। 3 यहाँ से छोड़ दिया मैंने, 3 यहाँ से, 2.5 हमारी मिडिल वैल्यू, तो एक ही वैल्यू 2.5 आ गई। और हाइट जो है वो हमारी 0.5 से हमारा अगला अगला बढ़ रहा है, तो हाइट भी हमारी आ गई। तो यू आ गया x माइनस 2.5 अपॉन 0.5, तो यू की वैल्यू हमारी 2x माइनस 5 आ गई। यू हमारा काफ़ी इजीली निकल गया। v जो होता है y माइनस वाई नॉट होता है, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू वाई आ गया। ठीक है, u इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई 5 आ गया और v इज इक्वल्स टू वाई आ चुका है यहाँ पे। जो भी अब हमने क्या करना था, पैराबोलिक कर्व करना था। तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट नाउ हम y को v से रिप्लेस करने वाले और x को u से रिप्लेस करने वाले। दैट इज v इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू v से रिप्लेस कर देंगे और x इज इक्वल्स टू u से रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर को u स्क्वायर से। अब हम इस कर्व के साथ काम करने वाले हैं। अब हम फिर से टेबल वाली वैल्यू बनाएंगे ऐसी वाली, बट उससे पहले हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन यहाँ से बनेगी सिग्मा वी एन ए, सिग्मा वी बनेगी यहाँ पे एन ए प्लस बी सिग्मा यू प्लस सी सिग्मा यू स्क्वायर। अब अगला कोफिशिएंट क्या है, सिग्मा यू, तो सिग्मा यू वी से बनेगी। यहाँ पे जैसे 3 वेरिएबल्स से ना ए बी सी, तो 3 इक्वेशंस बनेगी हमारी। ए का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो सिंपली सिग्मा कर दिया मैंने, फिर बी का था यू तो सिग्मा यू से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, फिर सी का यू स्क्वायर था तो सिग्मा यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह। तो ये हमारी 3 नॉर्मल इक्वेशंस क्रिएट हो चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी मुझे क्या क्या चाहिए, किस किस का समीशन चाहिए। मुझे एक्स वाई, जैसे मुझे यहाँ पे वी का यू स्क्वायर का यू वी यू स्क्वायर, फिर यू वी का इकट्ठे चाहिए, फिर यू क्यूब का चाहिए, यू की पावर 4 का चाहिए, और यहाँ पे यू स्क्वायर वी का भी चाहिए। तो इन सबको मैंने टेबल में मेंशन करा, सबका जो है समीशन यहाँ पे मैंने निकाला है। और सबका समीशन निकालने के बाद अब मैं सबको फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो मेरी नॉर्मल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। जैसे देखो अभी यहाँ पे यू की समीशन 0 आया है, यू क्यूब का समीशन 0 आया है, तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी इजीली ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालने में। तो मैंने अब तीनों चीज़ों में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं वैल्यूज़, ये आप खुद से कर लीजिएगा कैलकुलेट। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यूज़ लिख दी हैं, ए की, बी की और सी की, तीनों की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी है। अब तीनों की वैल्यूज़ आने के बाद मैं इसे ओरिजिनल कर्व में यानी कि यहाँ वाले कर्व में डालूंगी। सबसे पहले v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर में, ये रहा a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर में। अब a तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या था बी यू, तो u की जगह मैंने डाला 2x माइनस 5, यू स्क्वायर की जगह डाला 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सबको सॉल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल x और y की टर्म्स में आंसर आया। ये इसको हम आंसर कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी y और x की टर्म्स में आया, u और v की टर्म्स में हमने इसको नहीं छोड़ा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं, ये वाला टॉपिक हमारा जो है कर्व फिटिंग वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये काफ़ी इजी और मार्क स्क्वायरिंग टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हमारा पार्ट नंबर 2 है हमारे यूनिट 3 का। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे चलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली टेस्ट करते हैं हम किसी भी हाइपोथेसिस को कि मतलब क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर्स भी होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। मीन और प्रोपोर्शन का क्यों है वो आप आगे समझोगे क्योंकि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन और प्रोपोर्शंस पे करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम कैसे निकालते हैं, एस अपॉन रूट एन।
रूट है यहाँ पे, यानी क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सैम्पल। तो कोई भी सैम्पल हमें दिया रहता है, उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी रहती है, उसकी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। और एस अपॉन रूट एन और या फिर सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर एस अपॉन रूट एन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऑफ मीन इज सिग्मा अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन अंडर द रूट पी इंटू 1 माइनस पी बाय एन। पी क्या है, पॉपुलेशन का जो भी प्रपोर्शन होगा, और एन है जो भी सैम्पल का साइज, सेम एज अबव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सैम्पल का साइज। पी है जो है वो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है। 1 माइनस पी हमें पता है प्रोबेबिलिटी में, हमने प्रोबेबिलिटी के पहले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि जो क्यू होता है वो 1 माइनस पी होता है। तो मैंने इसे बस 1 माइनस पी को यहाँ पे क्यू लिखा है फॉर सिंपलर टर्म। तो ये हमारा पी क्यू बाय एन अंडर द रूट, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। अब हम एक्चुअली स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते क्या है, कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने टेस्टिंग करनी होती है। वो कैसे हैं, सारे स्टेप्स पहले मैंने मेंशन करे। स्टेप 1, सेट नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस होती है हमारी H0 और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है H1 या फिर हम इसको कभी कभी HA भी कहते हैं, A फॉर ऑल्टरनेट। H0 हमारी नल हाइपोथेसिस होती है और H1 या HA हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। H0 बोलती है कि U इज इक्वल्स टू U नॉट और H1 बोलते हैं U इज़ नॉट इक्वल टू U नॉट। तो हमने बताना है कि हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और H1 ये भी बोल सकते हैं, अब ये भी बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं। मान लो ये किसी सैम्पल के दो मीन्स हैं, ठीक है, किसी दो सैम्पल के मीन है। एक अब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों मीन्स इक्वल हैं कि नहीं है, चेक करो। तो मैंने नल हाइपोथेसिस ले लिया कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, तो मुझे चेक करना है कि ये एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, बट मैंने H1 में ले लिया कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, या तो पहले वाला दूसरे से छोटा होगा या पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, अब हमने हाइपोथेसिस जो है सेट कर लिए। उसके बाद हमें एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को चूज़ करना है। जैसे जी टेस्ट परफॉर्म होगा, टी टेस्ट होगा, ची स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म होगा, कौन सा का टेस्ट परफॉर्म होगा वो हमने चूज़ करना है। फिर हमने सेट करनी है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली जर्नली हमारे दो तरीके की होती है, 5% और 1%, बट कहीं कहीं जगहों पे 10% भी होती है। बट यहाँ पर क्वेश्चंस में 5% और 1% ही दिखाई देगी। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5% ही लेनी है, ठीक है। तो 5% को 0.05 भी और 1% को 0.01 भी कहते हैं। कैसे, 5% को हमने ऐसे कर लिया 5/100, तो ये 0.05 आ गया ना अपने आप, सेम एज फॉर 1%। फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यूज द फॉर्मूला रेलिवेंट टू द टेस्ट। अब हमने स्टैट्स को परफॉर्म करना है और जो भी फॉर्मूला हमारा रेलिवेंट है, जो मैं आपको आगे फॉर्मूलाज बताऊंगी, जो भी फॉर्मूला सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है टेस्ट के लिए वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। अब क्रिटिकल वैल्यू जो है उसका एक एक्सेप्टेंस रीजन है और एक जो है वो रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन है। जो भी वैल्यू, जो क्रिटिकल वैल्यू जो निकलेगी, अगर वो कंसिस्टेंट है विद H0 को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं कर रही है तो वो वैल्यूज़ हैं जो अक्कर होती हैं अगर H0 ट्रू नहीं होता तो, या फिर H0 जब ट्रू होती है तो वो अनलाइकली टू अक्कर होती है, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्शन रीजन होता है, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। नाउ स्टेप नंबर 6, दैट इज़ द लास्ट स्टेप, डिसीजन रूल। अब हमने डिसीजन फॉर्म आउट करना है। जो भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो छोटी या इक्वल है क्रिटिकल वैल्यू के विद इन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमने एक्सेप्ट करना है अपने हाइपोथेसिस को। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से विद इन द अल्फा, तो हमें रिजेक्ट करना है। तो एज सिंपल एज दैट, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी या इक्वल है तो एक्सेप्ट करना है, बड़ी हो जाती है यानी डोमिनेटिंग हो जाती है तो आपको उसको रिजेक्ट करना है। इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हो कि छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी तो ऑफकोर्स इक्वल परफॉर्मेंस देगी, और अगर बड़ी हो जाएगी तो डोमिनेट करने लगेगी क्रिटिकल वैल्यू को, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को, ठीक है। दो तरीके के टेस्ट भी होते हैं, 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट होता है जब रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ओनली वन साइड ऑफ सैम्पलिंग, और 2 टेल जब रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे टेस्ट भी होते हैं।
देखो मैंने आपको बताया था 10% भी कहीं कहीं यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर टेबल में आपके लिए मेंशन कर दिया, बट बेसिकली तो यही यूज़ होता है 1% और 5%। तो टू टेल टेस्ट में जेड अल्फा ये 2.58 और यहाँ पे 5% में 1.196 और 10% में 0.645। राइट टेल टेस्ट के लिए ये और लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए ये, ठीक है। टू टेल टेस्ट के लिए ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 एरर होता है रिजेक्टिंग एन नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अब हम एरर्स भी तो कुछ परफॉर्म करते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कभी कभी एरर्स भी आते ही हैं। तो पहला एरर होता है कि हमने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, बट एक्चुअली वो ट्रू था और हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। और टाइप 2 एरर होता है हमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस के जब वो एक्चुअली फॉल्स था, ठीक है। तो जब एक्चुअली H0 फॉल्स था बट हमने उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्चुअली H0 ट्रू था हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये दो तरीके के एरर हैं। ये कभी कभी 1 मार्कर थ्योरी में आ जाते हैं, तो आप इसको भी इनकी एक एक लाइन डेफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है। आप चलते हैं मेन पार्ट पे जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैं आपको बताऊंगी हर तरीके के टेस्ट के लिए फॉर्मूलाज, और उन फॉर्मूलाज को पुट करके ही हमने ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है परफॉर्म करनी है, ठीक है। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस करा सेट, फिर उसके बाद मैं टेस्ट चूज करेंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा चूज करेंगे। यहाँ तक काफ़ी इजी था। उसके बाद फॉर्मूला, जो मैं फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ वो यहाँ पर यूज होंगे। उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यूज को निकालेंगे, तो फॉर्मूला से ही हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला से हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगी। अगर क्रिटिकल वैल्यू से छोटी होगी तो एक्सेप्ट करी जाएगी, छोटी इक्वल होगी, और अगर बड़ी हो जाएगी तो रिजेक्ट की जाएगी। बहुत ईजी है, ईजी स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करें सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए। कोई एक पॉपुलेशन की जब मीन है किसी एक रैंडम सैंपल के, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं जेड कैलकुलेट करने के लिए जी टेस्ट में, एक्स बार माइनस म्यू अपन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या था, सिग्मा अपॉन √n। हमने ऊपर ही देखा था यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमारा एक्स बार होता है। आपको पता ही है, पहले पता ही है आपको कि एक्स बार जो है वो मीन होता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या था, एस अपॉन √n या फिर सिग्मा अपॉन √n। वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, सिग्मा अपॉन √n जब सिग्मा नोन हो और अननोन हो तो एस अपॉन √n। तो इसी को मैंने यहाँ पे पुट भी कर दिया। इसको ऐसे लिखने की बजाय कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है, मैंने पुट कर दिया एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई √n। ये हमारे जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू है सिंगल पॉपुलेशन मीन में, ठीक है। धीरे धीरे इनको यूज़ करोगे क्वेश्चंस में, अपने आप इनकी वैल्यूज़ जो है वो याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने साथ के साथ हर फॉर्मूले का क्वेश्चन भी लगा रखा है ताकि इजीली आपको समझ में आए। रैंडम सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। It can it be reasonably regarded as a sample from a large population of mean 3.25 centimeters and standard deviation as 2.61 centimeter। तो इसमें मेरे को बोल रहा है कि 900 मेंबर्स है, तो मैंने n की वैल्यू 900 ले ली। ये वाला सैम्पल साइज जो है 900 ले ली, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसने बोला उसकी मीन जो है वो 3.4 है, एक्स बार मैंने मीन जो है 3.4 ले ली। इसने बोला कैन इट बी रीजनली रिगार्डेड एज अ सैम्पल फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन 3.25 सेंटीमीटर। म्यू की वैल्यू उसने 3.25 दे दी और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू 2.61 दे दी। H0 बोलता है अब हमने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है। कैसे? H0 बोलता है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछना कि क्या हम मीन को 3.25 ले सकते हैं जब ऑलरेडी मीन 3.4 है। क्या हम 3.25 ले सकते हैं इस लार्ज पॉपुलेशन की मीन को? तो क्या हम ले सकते हैं वाले को मैंने नल हाइपोथेसिस में सेट किया कि क्या u इजिकल्स टू 3.25 है। मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ u इजिकल्स टू 3.25 है, लेकिन ऑल्टरनेट में मैंने ले लिया कि नहीं म्यू इजिकल्स टू 3.25 नहीं है। तो नॉट इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे मेरा 2 टेल्ड टेस्ट परफॉर्म होएगा। देखो 2 टेल्ड टेस्ट परफॉर्म होएगा तो 1% पे 2.58 देखूंगी और 5% पे 1.96 देखूंगी, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा जेड कैलकुलेटेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई √n। मैंने ये फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। एक्स बार ये पुट किया, म्यू पुट किया, फिर मैंने सिग्मा पुट किया और √n भी पुट किया। फाइनली मेरी जेड की वैल्यू निकल के आ चुकी है 1.724। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था नो सिग्निफिकेंस वैल्यू इज गिवन सो अज्यूम इट टू बी 5%। मैंने 5% अज्यूम करी फॉर 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट के लिए 5% जो थी वो थी 1.96।
ठीक है, तो मैं अब चेक करूँगी क्रिटिकल वैल्यू से कितनी छोटी है या बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। हम चेक करेंगे कि कितना छोटा बड़ा है क्या है। ठीक है, मैंने देखा कि कैलकुलेटेड वैल्यू, हम हमेशा मोड से देखेंगे, चाहे ये माइनस में होती मैं तब भी इसको माइनस ना लेती, इसको मोड ही लेती। तो मैं z के मोड से ही चेक करूँगी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो z का मोड 1.724 इज लेस देन 1.96। अब लेस देन आ गई तो येस H0 इज एक्सेप्टेड। ये हमारा आंसर है कि हमारा H0 जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है और हमने रिगार्ड कर दिया है कि एज अ सैम्पल फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन मीन कैन बी 3.25 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये था सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए। अब हम चलते हैं सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए। ठीक है, अब हम प्रपोर्शन में देखेंगे। अब इसका z कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल p माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल p अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल p। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल p हमारी बिग p है और स्टैंडर्ड एरर होता है अंडर रूट p क्यू बाय n। हमने ऊपर ही देखा था, मैंने ऊपर ही आपको बताया था स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन होता है p क्यू बाय n अंडर द रूट। यहाँ पे भी मैंने यही लिया है p क्यू बाय n का अंडर रूट, क्योंकि q तो हमारे पास यही है ना 1 माइनस p। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन अंडर द रूट p क्यू अपॉन रूट n। तो ये हमारा z कैलकुलेटर का फॉर्मूला आएगा फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन। क्वेश्चन से समझते हैं, ये इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स एंड अ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व 3240 टाइम्स। चेक वेदर द डाई कांट बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड एंड फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थ्रो ऑफ 3 और 4 लाइज। ठीक है, तो हमें चेक करना है। अब हमें पता लगे 9000 टाइम्स हुआ है तो n सैम्पल साइज 9000 है। अ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व 3240 टाइम्स, तो x तो हमारा 3240 है और हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 ऑन अ डाई। 3 या 4 आने की एक डाइस पे प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल P से मैंने निकालनी है। कैसे होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी तो 2/6 ही होगी ना, 6 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी, दैट इज 1/3। तो P का वैल्यू होगी 0.33, Q की वैल्यू होती है 1 माइनस P तो 0.66। तो बिग P की यानी कि कैपिटल P की वैल्यू होती है x अपॉन n, ये आपने पहले प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है। तो x बाय n मैंने निकाला 3240 अपन 9000, तो ये स्मॉल p की वैल्यू होगी। ठीक है, स्मॉल की p की वैल्यू, ये बिग P की वैल्यूज़ है, ये स्मॉल p की वैल्यू है। ठीक है, मैं इसको एक बारी कर देती हूँ ढंग से। वेट, ठीक है, ये हमारा स्मॉल p है। तो स्मॉल p की वैल्यू हमारी x बाय n होती है। x बाय n ऑफ कोर्स यार स्मॉल p की वैल्यू जो भी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स, तो ये आ गई स्मॉल p की वैल्यू। अब इसने बोला था कि चेक वेदर डाई कांट बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड, तो मैंने H0 ले लिया कि डाई इज अनबायस्ड विथ प्रोबेबिलिटी 1/3 और H1 को ले लिया कि नहीं, डाई इज नॉट अनबायस्ड विथ प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, अल्फा में दे रखा है 5%, दे रखा नहीं, दे नहीं रखा, सो वी हैव अज्यूम्ड 5% जब कुछ नहीं दे रखा। अब हमने z कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल दी, दैट इज स्मॉल p माइनस बिग P अपॉन अंडर द रूट बिग P Q बाय n। ठीक है, स्मॉल p की मैंने वैल्यू यहाँ पर डाल दी, बिग P की मैंने वैल्यू यहाँ पर डाल दी, Q की वैल्यू भी हमने डाल दी और रूट n की भी वैल्यू हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 5.36 है। अब मैं चेक करूँगी इसको 5% से, तो 5.36 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1.96। so here the calculated value is greater than the critical value, so here we'll have to reject H0 is rejected। so इसने बोला था कि check whether the die can't be unbiased, that is the die is biased, so H0 is rejected, die is biased, this is the answer। तो इसने आगे ये भी बोला था कि फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो ऑफ 3 और 4 लाइज। तो उसकी लिमिट्स निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, स्मॉल p प्लस माइनस द अंडर रूट पी क्यू बाय एन, स्मॉल p प्लस माइनस अंडर रूट पी क्यू बाय एन दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 लाइज बिटवीन 0.36 प्लस 0.049 दैट इज 0.409 एंड 0.36 माइनस 0.049
दैट इज 0.311। तो ये हमारी दो प्रोबेबिलिटीज आ गई इस फॉर्मूले से। अब हम मीन्स का देख चुके हैं, अब हम प्रोपोर्शंस का देखेंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा है, सिंगल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन और सिंगल पॉपुलेशन का मीन। अब हम डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन देखेंगे, फिर हम डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन देखेंगे। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस देखते हैं सबसे पहले। तो प्रोपोर्शंस जब दो होंगी तो P1 और P2 दो होंगे, तो यहाँ पे Z कैलकुलेटेड आ जाएगा P1 माइनस P2 अपन स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2। P1 का हो जाएगा x1/n1, P2 का हो जाएगा x2/n2। तो इसका इकट्ठा करके हम P कर सकते हैं, दैट इज n1 P1 प्लस n2 P2 बाई n1 प्लस n2। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 हो गया अंडर द रूट PQ अपॉन 1/n1 प्लस 1/n2। वही हो गया ना, PQ अपॉन n1 प्लस n2 अंडर द रूट। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू डाल दी और यहाँ पर P1 माइनस P2 ही रहा। तो ये हमारा Z कैलकुलेटेड आ गया फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। क्वेश्चन, अ मशीन प्रोड्यूस 20 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 400, n1 is 400, defective articles is 20, so probability of the first defective articles is 20 upon 400, that's 0.05. After overhauling it produced 10 defectives in a batch of 300, so n2 300 है और 10 by 300 0.03. Has the machine improved? तो हैज़ द मशीन इम्प्रूव्ड में होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है क्या वो बड़ी है, ये बड़ी या इक्वल है P1 के। तो H0 होगा P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 एंड H1 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि P1 बड़ा है P2 से, कि मशीन ने इम्प्रूव नहीं करा। सो ये होगा राइट टेल टेस्ट, क्योंकि राइट, ठीक है। तो राइट टेल टेस्ट ये हो गया और ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। अब मैं P निकालूंगी सबसे पहले n1 P1 n2 P2 अपन n1 प्लस n2 करने से इसको सॉल्व करके मैंने P की वैल्यू जो है वो निकाल दी, कैपिटल P की, और Q की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कैपिटल P, तो ये आ गया 0.957। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं Z कैलकुलेट करने में पुट करूँगी, P1 माइनस P2 0.05, ठीक है, P1 माइनस P2 अपॉन P, ये रहा P, ये Q अपॉन 1 प्लस n1 प्लस 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2, ठीक है। Z मेरा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आराम से इसको कैलकुलेट करो, और Z मेरा कैलकुलेट करने के बाद आ गया 1.1। तो 5% पे हमें पता है Z क्या है 1.96, तो 1.1 इज ऑफ कोर्स लेसर देन 1.96। तो अगर लेस है तो H0 इज एक्सेप्टेड, सो मशीन इज नॉट इम्प्रूव्ड। H0 को हमने क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है। ये हमारा आंसर है। चलो आगे चलते हैं। अब हम फोर्थ चीज देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन। हमने ऊपर डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शंस किया, अब हम डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स कर रहे हैं। 2 मीन है ऑफ कोर्स x1 बार माइनस x2 बार होगा, क्योंकि x बार एक मीन है, तो x1 बार एक मीन हो गया, x2 बार एक मीन हो गया, तो डिफरेंस है तो माइनस हो गया, और नीचे स्टैंडर्ड एरर हो गया ऊपर वाले का ही। स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x1 बार माइनस x2 बार क्या है, अंडर द रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, या फिर जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है तो s1 s2। तो z कैलकुलेटेड क्या आ गया मेरे पास, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ये भी फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कॉलेज कंडक्टेड बोथ डे एंड नाइट क्लासेस इंटेंडेड टू बी आइडेंटिकल। A sample of 100 day students yield exam result as x1 and s1. Sample of 200 yields x2 and s2, where alpha is 10%. So are these two means statistically equal? अब हमें ये चेक करना है, n1 100, n2 200, n1 का x1 और s1 दे रखा है, और n2 का x2 बार और s2 भी दे रखा है, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी दे रखे हैं। इसने क्या बोला, क्या दोनों मीन स्टैटिस्टिकली इक्वल है, तो नल हाइपोथेसिस में हम रखेंगे कि क्या दोनों इक्वल है, सो μ1 इज इक्वल्स टू μ2, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम रखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज द 2 टेल टेस्ट। तो हम z कैलकुलेट करने के लिए z की वैल्यूज डालेंगे, जो भी हमने वैल्यूज निकाली है,
फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो दैट वुड बी x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास z आ जाएगा -0.7704। तो मैं z से तो इसको नहीं देखूंगी, ऑफकोर्स z मोड से देखूंगी। z मोड होगा 0.7704। इसने बोला यहाँ पर हमें मेंशन करके दिया है कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 10% है। तो 10% के लिए टू टेल्ड टेस्ट में 1.645 होता है। तो ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर छोटी रह गई है क्रिटिकल वैल्यू से। तो ऑफ कोर्स हमारा H0 जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। दैट इज मीन्स आर इक्वल एंड दिस इज आवर आंसर। वेरी वेरी इजी, बस फॉर्मूले याद रखने और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस। पहला क्या था? सिंगल मीन। दूसरा क्या था? सिंगल प्रोपोर्शन। फिर क्या था? डिफरेंस ऑफ मीन। फिर क्या था? डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अब क्या है? डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये 5 फॉर्मूले याद रख लो, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी फॉर्मूलेज में और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी, ठीक है। फॉर्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करना आना, z कैलकुलेटेड निकालना और z की वैल्यूज टू टेल्ड, राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट में z की वैल्यूज याद रखना 1%, 5% पे और कंपेयर करके आंसर निकाल देना कि क्या हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है, ठीक है। तो एक बार लास्ट देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो ऑफ कोर्स S1 माइनस S2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ S1 माइनस S2। तो स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2। ऊपर था सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, बस इतना ही फर्क है। और जब ये दोनों अननोन हो तो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। तो ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको भी हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। मीन प्रोड्यूस ऑफ राइस ऑफ अ सैंपल ऑफ 50 फील्ड्स इज 200 LB पर एकड़, स्टैंडर्ड डेविएशन 10। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? डायरेक्टली n1 मेरा 50 था तो मैंने इसको डायरेक्टली 2n1 ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में 2n1 ही चाहिए। तो n1 50, 2n1 100, ठीक है। और सिग्मा 1 10, सिग्मा 1 10, x बार 200, x1 बार 200। दूसरा अनदर सैंपल 75 फील्ड्स, सो 2n2 150, मीन 220, standard deviation 12. Assuming the standard deviation of mean field at 11 LB for universe, find at 1% level the two results are consistent or not. तो null hypothesis of course की दोनों equal है और alternate hypothesis की दोनों not equal है। तो two tail test है क्योंकि not equal का आ गया साइन बीच में। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे z के, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करी, सिग्मा 1, सिग्मा 2, 2n1, 2n2, x1 बार, x2 बार, सब कुछ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सॉरी x1 बार x2 बार नहीं यूज हुआ यहाँ पे, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। z कैलकुलेट करा तो 1.428 आ गया। इसको मैंने कंपेयर करा एट 1% से, दैट इज 2.58। तो ऑफ कोर्स हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटी आई तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो फाइनली हमने सारे जो है वेरिएशंस कर ली, 5 वेरिएशंस थी, 5 हमने कर लिए। 5 के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और एक एक क्वेश्चन तो सबके साथ अटैच है ही, तो हर तरीके का क्वेश्चन भी आपको फॉर्म करना है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी पेड नोट्स में इजीली हो जाएगी। पेड नोट्स आप बाय कर लो बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट से, वहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और पेड नोट्स में रिवीजन फॉर्मूला शीट भी मिलेगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सब का फॉर्मूले याद करके हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये वाली टेबल को अच्छे से याद कर लो। मेनली 1%, 5% को तो रट लो, 10% को फिर भी याद तो रखना ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये तो रटना ही रटना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आएगा।
और 5% तो जब नहीं दे रखा होता तो अज्यूम करना ही होता है, तो इसको याद रखना ही है। और तीनों टेस्ट के अकॉर्डिंग तीनों में याद रख लेना। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, थोड़ी बहुत ही जो थ्योरी है वो भी याद रख लेना, एक एक दो लाइन की। ये स्टेप्स भी कभी कभी पूछ लेंगे तो मे बी याद रख लेना। स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला याद रखना है। और कर्व फिटिंग तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो सारा लॉजिकल है, इसमें तो कुछ खास याद रखने वाली चीज़ भी नहीं है, बस यही याद रखना है कि नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनती है। ठीक है, तो फाइनली हमारा यूनिट 3 जो है वो कवर हो चुका है, हमारा यूनिट 3 डन हो चुका है। तो बस आप अपना पेड नोट्स लीजिए Bum2Brains की वेबसाइट से, और वहाँ पे PYQs को जो है वो प्रैक्टिस करें, और इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।